Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture on the topic of bacteria, and in bacteria we will discuss now cytoplasmic membrane of the bacteria. In the last lecture we have covered the cell wall of the bacteria. Now if we talk about the cytoplasm or cytoplasmic membrane, biochemically the cytoplasmic membrane is a fragile, means easily damageable phospholipid bilayer. It contains phospholipids with proteins distributed randomly throughout in the membrane. These are involved in various transport and enzyme functions associated with the membrane. इसके अलावा ये कि इनके फंक्शंस की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड एंजाइम फॉर वेरियस फंक्शन विद इन थ्रू द मेम्ब्रेन, जो कि इस बैक्टीरियल सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं. ए मेजर डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज़ दैट यूकैरियोट्स हैव स्टीरोल्स इन देयर मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल कोलेस्टेरॉल, वेयर एज इन प्रोकैरियोट they do not contain cholesterol in their cell membrane or cytoplasmic membrane. तो एक ये भी डिफरेंस होता है. अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में क्या फ़र्क होता है, तो एक तो डिफरेंस हम न्यूक्लियस का बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोट्स में कंप्लीट न्यूक्लियस होता है. इसके अलावा ये कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल जो है या स्टीरॉल जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता है. द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सर्व्स मैनी फंक्शन. ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. वो क्या है? इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, एनर्जी जनरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी दरअसल एनर्जी जनरेशन का ही एक पार्ट है. It is the location for regulatory proteins and biosynthetic protein. इसके अलावा ये कि लोकेशन है जहाँ पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, रेगुलेट करता है प्रोटीन्स को, उसका बायोसिंथेसिस को, एंड इट एक्ट एज ए सेमी परमिएबल सिलेक्टिविटी बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल एनवायरनमेंट. और सेल के एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर यह काम करता है. सिलेक्टिव है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देता है और कुछ को इस मेम्ब्रेन से पास होने नहीं देता. इसके अलावा इनवेजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आर रेफर टू एज मीजोसोम्स. यानी अगर इसकी इनवेजिनेशन हो, इनवेजिनेट करे, तो उसको मीजोसोम्स कहते हैं. दोज दैट फॉर्म नियर द सेप्टम ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल्स सर्व एज ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट फॉर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स. इसके अलावा ये जो मीजोसोम्स हैं नियर द सेप्टम ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल जो होते हैं सर्व करते हैं एज ए ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट. यानी ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो इन्वेजिनेशन या मीजोसोम्स होते हैं ये अटैचमेंट फॉर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के तौर पर ऑर्गन्स सर्व एज ए ग्राम पॉजिटिव सेल्स में सर्व करते हैं एज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट फॉर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. साइटोप्लाज्म इन जनरल और ओवरऑल क्या होता है? द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 80% वाटर एंड कंटेन एंजाइम्स दैट जनरेट ATPs यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायरेक्टली बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज एंड अदर कार्बन सोर्सेस. कैसे ये ATPs प्रोड्यूस होते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से और कार्बन सोर्सेस से. The cytoplasm also contains some of the enzymes involved in the synthesis of peptidoglycan subunits. अब ये peptidoglycan subunits क्या होते हैं? इसमें N-acetyl glucosamine और N-acetyl muramic acids होते हैं. तो इनकी सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होते हैं यहाँ के एंजाइम्स. इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, द DNA genome और also called nucleate and inclusion granules are also found in the cytoplasm. तो इनके अपने फंक्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं. नाउ न्यूक्लियोइड. द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज ए सिंगुलर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA. इसके जो क्रोमोसोम हैं वो सिंगल फॉर्म में, कोवेलेंटली बाउंड सर्कुलर फॉर्म में
डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में मौजूद होते हैं, कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली 4600 किलो बेस पेयर्स। अगर हम एक बेस पेयर की बात करें तो एक बेस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर मौजूद होंगे। इट इज़ कॉम्प्लेक्स्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स बनाते हुए होते हैं प्रोटीन्स के साथ, आरएनए के साथ। बट अनलाइक यूकैरियोटिक डीएनए इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स, लेकिन ये हिस्टोन्स के साथ नहीं जो है अटैच होते, एसोसिएट होते, जैसा कि डीएनए जो होता है यूकैरियोट का, उसमें हिस्टोन्स भी मौजूद होते हैं। हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स ए प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द क्रोमोसोम्स। तो हिस्टोन वो प्रोटीन है जो कि क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्लाज्मिड। If we talk about plasmids, plasmids are relatively small circular pieces of double stranded extra chromosomal DNA। तो प्लाज्मिड्स क्या है? उसी डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है वो सर्कुलर पीसेस हैं। डीएनए के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के जो है वो डबल स्टैंड जो डीएनए उसी के सर्कुलर पीसेस हैं, एंड दे आर relatively smaller than डीएनए। दे आर कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, यानी जैसे डीएनए एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस करता है, इसी तरीके से ये इंडिविजुअल भी रेप्लिकेट हो सकते हैं। एंड एनकोड फॉर मैनी ऑक्सिलरी फंक्शन, और बहुत सारे साइड फंक्शंस ये सरंजाम दे रहे होते हैं, दैट आर नॉट यूजुअली नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। वन सच फंक्शन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट इज़ दैट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसमें से क्या प्लाज्मिड जो है एक फंक्शन ये भी करता है कि ये एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की को क्रिएट करता है, यानी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से किल होने से बचाता है। यानी इस तरह की उसमें चेंजेस कर देता है कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक से किल ना हो पाए और उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। प्लाज्मिड में ऑल्सो ट्रांसफ़र रेडिली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड बिटवीन स्पीशीज़, देयर बाय इंक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर ये प्लाज्मिड जो है रेजिस्टेंस की जीन डेवलप कर ले और रेजिस्टेंस डेवलप कर ले एंटीबायोटिक से, और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर ये रेजिस्टेंस दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र हो जाती है और वो बैक्टीरिया भी फिर उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। नाउ राइबोसोम्स। द साइटोप्लाज्म इज डेंसली पैक्ड विद राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म में जो है वो राइबोसोम जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। यानी जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते। यही तो एक बड़ा डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता इसका राइबोसोम का, बल्कि ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस कंप्लीट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा द एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम सर्व मैनी रोल इन दी सेल, बहुत सारे फंक्शन करता है बैक्टीरियल सेल में, इंक्लूडिंग कैल्शियम स्टोरेज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, एंड इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का पार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर 70s in size. 70s means subunit, comprising two subunit of 30s and 50s, और इसके जो छोटे यूनिट होते हैं वो 30 और 50s होते हैं, लेकिन इन टोटल ये 70 सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। दिस इज़ स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, और ये इनकी राइबोसोम के जो साइज़ होता है वो छोटा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम के मुकाबले में, विच आर 80s इन साइज़, और ये 80s स्टैंड्स फॉर सब यूनिट, मीन्स के इन टोटल वो 40s और 60s का कॉम्बिनेशन मिलके 80s के करीब बनाते हैं। डिफरेंसेस विद देयरफॉर एग्जिस्ट इन साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ आरएनए बाइंडिंग साइट्स। तो इस वजह से जो क्योंकि
जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट में ये सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, तो फिर इनके साइज़ और ज्योमेट्री में भी और आरएनए की बाइंडिंग साइट में भी डिफरेंसेस मौजूद होते हैं. नाउ inclusion granules. Bacteria occasionally contain inclusion granules within their cytoplasm. तो बैक्टीरिया जो है वो उसमें inclusion granules होते हैं साइटोप्लाज्म में. These consist of storage material composed of carbon, nitrogen, sulfur or phosphorus and are formed when these materials are replete in the environment to act as repositories of these nutrients when limitations occur. तो ये स्टोरेज मटेरियल होते हैं जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस मौजूद होता है, लेकिन ये स्टोर रहते हैं जब तक एनवायरनमेंट से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस बैक्टीरिया को मिल रहा है, जब तक ये स्टोर रहेंगे. व्हेन द एनवायरमेंटल दीज सोर्सेज आर डिप्लीटेड, यानी वो ख़त्म हो गए कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र या फास्फोरस की, तो उस सूरत में ये एक स्टोरेज जो फॉर्म है इनकी, ये जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं और उस वक्त ये एक्टिवेट होती हैं. एग्जाम्पल है इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये बनता है, इससे ग्लाइकोजन बनता है, वो भी ज़रूरी होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एंड पॉली फॉस्फेट होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है. तो इस तरह से जो है ये जो कंपोनेंट्स हैं वो ये इंक्लूजन ग्रेन्यूल में मौजूद होते हैं और ये प्रोडक्ट बना के फिर ज़रूरत के तहत न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को. Now, cell surface components. The surface of bacterial cell is the portion of the organism that interact with the external environment most directly. Okay, it is very clear कि बैक्टीरियल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है और वही इंटरेक्ट करती है डिफरेंट एनवायरनमेंट से. मैनी बैक्टीरिया डिप्लॉय components on their surfaces in a variety of ways that allow them to withstand and survive fluctuation in the growth environment. अब environment जो होता है वो चेंज भी हो सकता है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. बढ़ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ कम होने लगे या बैक्टीरिया किल होने लगे तो उस सूरत में उसको अपने आप को बचाने के लिए, यानी विद स्टैंड करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी वजह से बहुत सारे कंपोनेंट बैक्टीरियल सरफेस पर पहुंचाए जाते हैं जो कि उस सिचुएशन में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और उस एनवायरमेंटल जो फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है उसको काउंटर या उसको इंटरेक्ट करके उसको मिनिमाइज़ करते हैं ताकि इसकी ग्रोथ पर बैक्टीरिया की असर ना पड़े. These components that are commonly found, although not universally, that allow bacteria to move, जिसकी वजह यही components की वजह से बैक्टीरिया मूव करता है, sense their environment, अपने एनवायरनमेंट को समझता है, attach to the surfaces, जहाँ ज़रूरत होती है उन attach surfaces से अटैच होता है, and provide protection from harsh conditions, और जो मुख्तलिफ harsh condition होती हैं जिसमें बैक्टीरिया किल हो सकता है उससे जो है वो ये बैक्टीरिया को बचाता है. सेल सरफेस कंपोनेंट जो है वो इस तरह से बचा रहे होते हैं. नाउ द अनदर पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इज फ्लैजिला. बैक्टीरियल मोटिलिटी इज कॉमनली प्रोवाइडेड बाय फ्लैजिला. फ्लैजिला के जरिए, यानी ये मोटिलिटी ऑर्गन है बैक्टीरिया का. इट इज लॉन्ग 12 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट हेलिकल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द सेल, और सरफेस ऑफ द सेल से ये निकल के बाहर आ रहा होता है. द फिलामेंट ऑफ द फ्लैजिलम इज बिल्ड अप फ्रॉम मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन. तो फ्लैजिलम जो है वो प्रोटीन से बना होता है और उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन. वेयर द फिलामेंट एंटर्स द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम, और जहाँ से वो फ्लैजिलम का जो पार्ट है वो एंटर होता है सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम में, देयर इज़ ए हुक इन द फ्लैजिलम. तो वहाँ पर एक हुक होता है विच इज़ अटैच टू द सेल सरफेस बाय ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और वो वहाँ से बैक्टीरियल सेल सरफेस से जहाँ से अटैच होता है उस हुक से, तो वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की, कॉल्ड फ्लैजिलर
मोटर, और उन प्रोटीन्स को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को कहा जाता है फ्लैजिलर मोटर। दिस रोटेट्स द फ्लैजिलम, और इनका काम क्या होता है यहाँ पे कि ये जो फ्लैजिलर मोटर है कि ये रोटेट करते हैं फ्लैजिलम को, कॉजिंग द बैक्टीरिया टू मूव, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया मूव करता है थ्रू द एनवायरनमेंट। द नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला वेरी विद बैक्टीरियल स्पीशीज, कि कितने फ्लैजिला होंगे, एक होगा, दो होगा, 10 होंगे, बहुत सारे होंगे, ये बैक्टीरियल स्पीशी टू स्पीशी वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सम हैव ए सिंगल फ्लैजिला, मीन्स के एक ही फ्लैजिला होगा। सम हैव पोलर फ्लैजिलम, मीन्स के दो साइड्स पर इसके फ्लैजिलम होंगे। वेयर एज अदर्स आर फ्लैजिलेटेड ओवर देयर एंटायर सरफेसेस, यानी उसकी पूरी सरफेस पे मौजूद होंगे। अगर बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर फ्लैजिला मौजूद हैं तो इस तरह के फ्लैजिला जो होंगे उनको हम कहेंगे पेरीट्राइकस। इसके अलावा इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑल्सो एग्जिस्ट, यानी पूरी सरफेस पे नहीं है लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर सरफेस पर फ्लैजिला मौजूद है, यानी सिंगल या पोलर से ज़्यादा है। तो इस तरह जो है वो फ्लैजिला स्पीशी टू स्पीशी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है ये वेरी करता है। नाउ फ्लैजिला के बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज द फिम्ब्रियाई। अब फिम्ब्रियाई क्या है? फिम्ब्रियाई आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फ्लैजिला, यानी स्ट्रक्चर वाइज तो ये फ्लैजिला जैसे ही हैं, बट आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, लेकिन इनका काम मोटिलिटी नहीं है, मूवमेंट कराना नहीं है। वाइल दे आर स्ट्रेटर, स्ट्रेट हैं, मोर न्यूमरस, ज़्यादा क्वांटिटी में, एंड कंसिडरेबली थिनर, यानी थिन है कंपेयर टू फ्लैजिला, एंड शॉर्टर, और छोटे भी हैं अराउंड 3 मिलीमीटर देन द फ्लैजिला। दे डू कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इसमें भी प्रोटीन्स हैं, एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस, ये भी सेल सरफेस से निकल रहे होते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सजेस्ट दैट फिम्ब्रियाई एक्ट प्राइमरीली एज एडहेसेंस, मीन्स अलाउइंग ऑर्गेनिज्म टू अटैच टू द सरफेसेस, के ज़्यादा एविडेंस इसके जो हैं, लिटरेचर जो है वो ये सजेस्ट करता है कि फिम्ब्रिया जो है वो एडहेसिन, यानी एक एडहेशन के तौर पर, चिपकने के तौर पर, अटैचमेंट के तौर पर यूज़ किए, यूटिलाइज होते हैं, यानी ये इनका फंक्शन होता है अटैच होना किसी भी सरफेस से, चाहे वो इंक्लूडिंग एनिमल टिश्यूज़ हों, एंड इन द केस ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड इनटू द इनिशियल बायोफिल्म फॉर्मेशन, यानी किसी भी सरफेस पे जो लाइन से बैक्टीरिया अटैच होते चले जाते हैं, जो बायोफिल्म बना लेते हैं, तो वो भी फिर एडहेसिन से ही अटैच उस सरफेस पर होते हैं, जो कि बेसिकली फिम्ब्रियाई में मौजूद होता है। फिम्ब्रियाई आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीम एग्लूटिनेशन एंड सेल क्लम्पिंग इन बैक्टीरिया। हीम एग्लूटिनेशन यानी आरबीसी की क्लस्टर बना के जमने में, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड सेल क्लम्पिंग इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को भी क्लम्प यानी ग्रुप की फॉर्म में आपस में एक जगह जमा करने में, बंच बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अमंग द बेस्ट कैरेक्टराइज फिम्ब्रियाई आर द टाइप 1 फिम्ब्रियाई, यानी इसमें जो सबसे बेस्ट जो कैरेक्टराइज है, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ मौजूद हैं, उसमें टाइप 1 फिम्ब्रियाई हैं ऑफ एंटेरिक बैक्टीरिया, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, यानी जो वो बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और हमारी इंटेस्टिनल वॉल से एडहेयर रहते हैं। इसमें नॉर्मल फ्लोरा भी शामिल हैं, कि वो नॉर्मल फ्लोरा यानी वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का काम भी करते हैं जीआई ट्रैक्ट में, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और विटामिन्स भी बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द पिली। अब ये पिली क्या है? पिली आर मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली सिमिलर टू फिम्ब्रियाई। ये मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चर वाइज एंड केमिकल वाइज सिमिलर होते हैं फिम्ब्रियाई, मीन्स के वही प्रोटीन से बने हुए होते हैं, सेल सरफेस से मर्ज हो रहे होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर नंबर लेस देन 10 एंड आर यूजुअली लॉन्गर। ये फिम्ब्रियाई के मुकाबले में कम क्वांटिटी में होते हैं और उससे जो है वो, लेकिन उससे यूजुअली लॉन्गर यानी फिम्ब्रियाई से ज़्यादा लंबे होते हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कॉन्जुगेशन के नतीजे में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं और उसमें फिर यही पहले जो है वो
ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल टू अनदर। जैसे वही हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्लाज्मिड की बात की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की, कि अगर एक बैक्टीरिया ने ऐसा अपनी सरफेस को चेंज कर लिया है या बीटा लैक्टामेज एंजाइम बना लिए हैं जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी सप्रेस हो रही है, तो फिर उस सूरत में जो है वो ये जो होगा कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को कैसे ट्रांसफ़र करेगा ये इन्फॉर्मेशन कि इस बैक्टीरिया, इस एंटीबायोटिक से बचने के लिए तुम भी ये एंजाइम या अपनी जो सेल वॉल है उसमें ये चेंजेस कर लो, तो उसके ज़रिए ये पहले ही होंगी जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करेंगी फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ताकि ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहे और ये प्रोसेस जो है वो फिर इसका नतीजा ये निकले एट द एंड कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। और फिर इस तरह से तमाम के तमाम बैक्टीरिया जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे तो फिर वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया साइटोप्लाज्म के ये कंपोनेंट। नाउ द नेक्स्ट इज़ द capsule and slime layer of the bacteria, but that we will discuss in the next lecture. Thank you very much.